व्यंजन और उसको किस प्रतीक के रूप में लिखा वो भी अपन ने बात की। फिर आज अपन बात करेंगे, स्वर ध्वनि की बात हो गई, व्यंजन ध्वनि की बात हो गई, अगली तीसरी ध्वनि है उसकी बात आज अपन करेंगे और वह तीसरी ध्वनि है अयोगवा ध्वनि। ध्यान दीजिए, अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़, वहा का मतलब चलने वाली, मतलब जो साथ में नहीं चल करके पीछे पीछे चलती है। ये तो शब्द का अर्थ हो गया। अगर प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो सबसे पहले ही जो उच्चारण होता है, जैसे मान लो क अगर स्वर युक्त है अब ये इसमें व्यंजन भी है, स्वर भी है और अयोगवा ध्वनि भी है। इसका विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले उच्चारित होने वाली ध्वनि है व्यंजन। फिर अगर अलग करोगे तो अ पहले उच्चारित होगी, फिर उसके बाद में ये अयोगवा ध्वनि है जिसका नाम अनुस्वार है वो उच्चारित होती है। तो आप देख सकते हो कि इनका उच्चारण स्वर सबसे पहले व्यंजन का उच्चारण, फिर स्वर का, फिर अयोगवा ध्वनि का। इसलिए ना तो ये व्यंजन है ना ही स्वर है, ये तीसरी ध्वनि है वर्तमान में। इसके संबंध में ये बात ध्यान रखना जरूरी है। अब दूसरी चीज इसके संबंध में ध्यान रखना है कि जो इसकी संख्या कितनी है, कितनी है? हाँ, इनकी संख्या 2 है। फिर पहले का नाम अगर दिया जाए तो अपन अनुस्वार मुख्य रूप से मानकीकरण में ये नाम दिया गया अनुस्वार, जिसको इस रूप में अपन लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं। अब ये अनुस्वार है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि यह स्वर के नज़दीक है कि व्यंजन के नज़दीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुस्वार स्वर के नज़दीक है, अब देखो, अगर जब आप स्वरों का उच्चारण करते हो, टोटल स्वर हमारे पास 11 है, ठीक है। अब इनमें से मूल उच्चारण स्थान हमारे 6 है, जिसमें स्वरों में दंत शामिल नहीं है और नासिका से कोई भी स्वर है उसका उच्चारण नहीं होता। तो स्वरों का उच्चारण होता है 4 उच्चारण स्थान से, जिसमें कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। अब अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इसका मतलब है कि ये इसको व्यंजन कह सकते हैं अनुस्वार के हिसाब से, इसका उच्चारण स्थान के हिसाब से। तो वहां लिखा गया है अनुस्वार है, ये व्यंजन के नजदीक है और व्यंजन ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्वरों की भांति नहीं होता, व्यंजनों की भांति होता है। और व्यंजन कितने हैं जो नासिकीय है? 5। वर्ग का प्रत्येक 5वां वर्ण है वो नासिकीय है, और इधर अनुस्वार भी क्या है? नासिकीय है। हाँ, तो इसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि यह एक प्रकार से क्या है? व्यंजन ध्वनि की तरह उच्चारित होती है। फिर इसका एक और दूसरा रूप है ध्वनि, जो अयोगवा ध्वनि है वो तो है विसर्ग दूसरी, जिसको इस प्रकार से लिपिबद्ध या चिन्हित करते हैं। इसका दूसरा रूप है, उसको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनु यानी पीछे, नाक यानी नासिका के पीछे जिसका उच्चारण होता है, तो उसको कहते हैं अनुनासिक। इसको दूसरे नाम से जो जानते हैं वो क्या है? चंद्र बिंदु।
शिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से इसको चिन्हित करते हैं, लिखते हैं। अब इसमें और इसमें कुछ फर्क है। एक कॉलेज लेक्चर में अभी एक सवाल आया था कथन कारण वाला कि हिंदी में जो अनुनासिक है और अनुस्वार है, ये जो अयोगा ध्वनियाँ अर्थ भेदक है, अर्थ में भेद करती है। क्या बात सही है? अब वहाँ तो लिखा हुआ था, पहले अपन ने ध्यान दिया नहीं मान लो, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ध्यान देना आप, ये अर्थ में परिवर्तन कर देती है। अनुस्वार होगा तो उसका अर्थ अलग होगा, और अनुनासिक ध्वनि अगर लगी हुई है तो उसका अर्थ अलग होगा। जैसे आप कह सकते हो, एक है, अब ये कौन सी ध्वनि लगी हुई है, मतलब कौन सी? अनुस्वार। इसका मतलब क्या है? मतलब पक्षी। अब फिर यहाँ आपने ये लिख दिया, ये कौन सी ध्वनि है? चंद्र बिंदु। अब इसका मतलब हंसना। तो ये ध्वनियाँ क्या है? अर्थ में भेद करती है, अर्थ भेदक है। तो ये बात सही है, गलत? सही है, ये ध्यान रखना है। फिर और भी जैसे आप कह सकते हो। और दूसरा, जब उच्चारण करते हो तो इसका उच्चारण आप अगर नाक को बंद कर देंगे तो हो रहा नहीं हो रहा, जैसे नाक बंद करके अपन आज होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसका उच्चारण तो हो जाएगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में ये शुद्ध होगा, अजीब लगेगा। तो इसका उच्चारण की दृष्टिकोण से भी ये थोड़े क्या है, आपस में अलग है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। एक तो अर्थवेदक है, एक उच्चारण की दृष्टिकोण से ये स्वर और व्यंजनों से भी अलग है। हालांकि इसका उच्चारण व्यंजन के नज़दीक है, तो ये उच्चारण स्वर की तरफ भी होता है और व्यंजन की तरफ भी। इसमें नाक से भी वायु बाहर निकलती है, फिर कंठ से भी निकलती है। आँख, आँख बोलते हो ना, आँख, ये हंस, तो कंठ से भी, कंठ से ये उच्चारण तो कर लेंगे अगर नाक को बंद किया, लेकिन अलग प्रकार का उच्चारण होगा, ध्वनि अलग होगी। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है आपको यहाँ। और दूसरी ध्वनि है विसर्ग। तो ये मुख्य रूप से तो यहाँ बात तो ध्वनियों की हो रही है, तो 3 ध्वनियों की बात होगी। पहली स्वर ध्वनि 11 संख्या थी, और व्यंजन ध्वनि मूल 33 थी, कुल 40 थी। फिर अयोगवा 2 ध्वनियाँ हैं, जिसको आप इसको अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में, और तीसरी है विसर्ग। तो केवल इतना आप नोट कर लो। बाकी चीज़ें अगर आप वो चीज़ें यहाँ आप नोट भले ही कर दो कि ये ध्वनियाँ हिंदी में अर्थभेदक है। एक चीज, अनुस्वार का उच्चारण व्यंजन वर्णों भांति होता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों ही उच्चारण की दृष्टिकोण से एक समान है। बात सही है? चंद्र बिंदु और अनुस्वार उच्चारण की दृष्टिकोण से एक समान है, गलत है। मुख्य भेद इसमें उच्चारण का ही है।
है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सवाल के विकल्प में कथन आ सकते किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं है एलडीसी में आए, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ एलडीसी में नहीं जुड़ा हुआ, तो अपन तो बेसिक बात कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल आप देखोगे एग्जाम में आए हुए तो यहाँ से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, वो मेरिट डिसाइड सवाल होते हैं। ये जो बातें हैं ये मानकीकरण में दी गई है, तो यहाँ जरूरी चीजें थी ये। विसर्ग है, इसका उच्चारण भी स्वर वर्णों के बाद में होता है। सभी अनुनासिक ध्वनियां हैं, इनका उच्चारण स्वरों के बाद में होता है। एक चीज ये भी लिख दो, अयोगवह ध्वनियों एक ये भी चीज जरूरी है। अयोगा ध्वनियाँ 3 हैं और नहीं 2 है, और जिसके 3 रूप प्रचलित है। मुख्य रूप से इसको अनुस्वार ही कहें, दूसरा विसर्ग, फिर इसका एक और रूप प्रचलित है अनुनासिक। हमारे संधि की दृष्टिकोण से यहाँ 2 ध्वनियाँ काम आएगी। आप बता सकते हो कौन कौन सी काम आएगी? एक तो विसर्ग संधि है, उस हिसाब से आएगी आएगी, सीधी बात है। फिर दूसरी नहीं, विसर्ग संधि है, विसर्ग से ठीक बात, स्वर और व्यंजन, इसलिए ये तो एक संधि का पहचान ही हो गई और मुख्य हो गई। ऊपर दी हुई उनमें से अनुस्वार कौन सी संधि में आएगा? व्यंजन में आएगा। अनुस्वार का एक बहुत बड़ा नियम है, जिसमें एक तो पूरे घोष वर्ण हैं, 2 भागों में बांटा गया है। एक जगह तो अनुस्वार ही रहेगा, एक जगह अनुस्वार या पंचमा वर्ण हो सकता है, अपन बात करेंगे आगे। म के स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा। अब एक सरसरी नज़र अपन डालते हैं कि अपन ने अभी तक जो ध्वनियों की बात की है वो कुल संख्या पहुंचकर कितनी हो गई है। अभी तक जो बात की है वो 53 हो गई। तो ये जो ध्वनियां हैं ये मूल ध्वनियां हिंदी में 53 है। नोट हो गया? जब वर्णों की बात करते हैं तो एक तो हमारी जो मानक वर्णमाला है उसमें जो अंक है 1 2 3 4, जो देवनागरी लिपि के जो प्रचलित इस प्रकार के जो वर्ण थे इनको मान्यता न देकर के 1 2 3 ये हिंदी के जो वर्ण हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय रूप मानक है, इनको मान्यता दी गई है। ये अगर भ्रम की स्थिति है तो ये सही माना जाएगा।
अब चलो ये तो ठीक है, 1 2 3 100 तक गिनती आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ कॉलेज लेक्चर में अभी पेपर हुआ है, अगर किसी ने दिया है या देखा है, तो 31 32 33 34 ये क्रम से पूछा गया था, और उसमें कि कौन से की वर्तनी ठीक है, कौन से की वर्तनी ठीक नहीं है। अब अगला जो आपका टेस्ट होगा, मैंने कल भी बात की थी, उसमें आप 1 से लगा के 100 तक एक केवल 10 1 मिनट लगेंगे, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से सवाल आपके एलडीसी में भी आ सकता है, तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, लगे हाथ हो जाएगा। अगले टेस्ट में 3 से 4 सवाल मैं यहाँ से दूंगा जो भ्रमित करने वाले हैं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में ग्यारह स्वर और 40 व्यंजन, 2 अयुग्महा ध्वनियाँ, सहित, ये आप नोट कर दे भले ही, सहित 53, कुल ध्वनियाँ है। आगत ध्वनियों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, जो वर्तमान में प्रचलित है वो 2 भाषाओं की विशेष रूप से ध्वनियाँ प्रचलित है। एक तो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा से इस प्रकार की ध्वनि प्रचलित है जिसको बोलते हैं अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, और जिसको इस प्रकार से अपन लिखते हैं, शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र आ जाएगा, बिंदी नहीं आएगी। जैसे ये भी सहायक आचार्य में पूछ लिया, डॉक्टर, अब डॉक्टर के ऊपर ऐसे चिन्ह था और बाकी 3 विकल्प थे, उसमें जो हिंदी के शब्द थे और एक ये डॉक्टर था, और पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी एक आगत ध्वनि है। तो आगत ध्वनि का मतलब है कि इसमें ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये आगत ध्वनि का है। तो उनका पूछने का मतलब ये आप जानते हो कि नहीं हो, कहाँ से ली गई है, ये अंग्रेजी से है, हिंदी में वर्तमान में प्रचलित है, धनाधन रूप से हो रही। फिर और कुछ ध्वनियाँ हैं फारसी से, फारसी भाषा से, तो इसमें 5 वर्ण हैं। यहाँ ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह, ख ग, और कौन से है, ज और फ। कभी कभार सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तो विदेशी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अक्सर उसमें ये इनमें से कोई वर्ण है, तो वो आप अगर लॉजिक के हिसाब से करो तो भी आपका उत्तर सही हो सकता है, क्योंकि ये अधिकांश जो वर्ण है ये विदेशी भाषाओं अरबी फारसी में प्रचलित है। तो वहाँ से हिंदी में आगे और धीरे धीरे वर्तमान में मानकीकरण में कहा गया है कि इसमें जो ये नुक्ता है ये जरूरी नहीं कि प्रचलन में हो, नहीं है तो भी चलेगा, समय के साथ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुल ध्वनियों की बात यहाँ समाप्त होती है। तो कुल प्रचलित ध्वनियाँ यहाँ अपन कह सकते हैं, एग्जाम की दृष्टिकोण से जरूरी नहीं कि ये आए। कुल प्रचलित ध्वनियाँ कितनी हो जाएगी अगर इनको सभी को साथ में ले तो 59, ठीक है, 5 6 और 53 वो। अब एक सब टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। फिर
एक इसको भी मैं साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। और ये कितनी हो गई, 5 6, ये कितनी है 36, ठीक है। यहाँ तक क्या किसके संबंध में बात कर रहे थे, मूल ध्वनियों के बारे में। फिर अपन ने कुल ध्वनियाँ ले ली, फिर कुल प्रचलित ध्वनियाँ ले ली। अब यहाँ से सवाल जब आएगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये नोट कर लो। एक मैं सवाल देता हूँ, अगर वो आप सही कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना कि सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी हिंदी में कोई नई चीज़ नहीं आती है, कभी कभार भले ही हो जाए। बाकी क्या है कि चीज़ों को घुमा फिरा करके पूछी जाती है, तो आपको सतर्क और सजग रहना होता है, सवाल को ढंग से पढ़ना होता है। इसका शब्दों में क्या रूप होगा, 59। अपन बोलते क्या है 59, बोलते गलत है। आगे बढ़े। छत्तीस। सवाल क्या बोला, संयुक्त व्यंजन को छोड़कर, आप संयुक्त व्यंजन हैं कितने हैं, इनको छोड़ दीजिए। फिर जो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, तो व्यंजन आप 40 में से 4 गए, उत्तर हो जाएगा 36। इस प्रकार से आपको उत्सिप्त व्यंजन को हटा करके, या संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। तो सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ाई है आराम से। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो हमारे पास मूल ध्वनियाँ समझ है, भले लिखे नहीं, कितनी है 46 है, 11 + 33 + 2, ठीक है। 2 है अयोगवा, 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब इनको एक वर्गीकरण है, इन सभी ध्वनियों को आभ्यंतर व बाह्य दृष्टि से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। थोड़ा समझिए वर्गीकृत। अब ये आभ्यंतर और बाह्य 2 शब्द है यहाँ। तो जैसे इनकी मूल में क्या है, मुख्य आधार है ध्वनि का उच्चारण। जब ध्वनि आपके मुख विवर से बाहर निकल जाएगी, तो उससे जो पूर्व की प्रक्रिया और उसके बाद की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया, मुख विवर की। ये जो स्वर तंत्री है, इसमें 2 प्रकार का प्रयास किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा। तो उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर आभ्यंतर दृष्टिकोण से वर्णों का विभाजन किया गया है और बाह्य दृष्टिकोण से वर्णों का
विभाजन किया गया है। अब मान लीजिए आपने ये वर्ण है स्वर, और फिर हमारे पास व्यंजन भी है, और अयोग व इनमें नहीं रखा गया। मुख्य रूप से यहाँ 44 ध्वनियों की बात की गई है। स्वरों का एक वर्गीकरण ही है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन से में? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मीय। अब इन 44 वर्णों को आभ्यंतर की दृष्टिकोण से आप देखोगे तो स्वरों में जैसे क हो गया, नहीं, अ हो गया, इसमें क और इसमें य और इसमें श, एक एक प्रतिनिधि अपन ने ले लिया है। जब आप उच्चारण करोगे तो आपका मुख विवर है वो सबसे ज़्यादा खुला किस में रहेगा, ये वर्गीकरण है। ये अ क य स सबसे ज़्यादा खुला। अ क, बोलिए आप अ और क को। अ क खुला किस में रहता है अपेक्षाकृत ज़्यादा? अ में रहता है, क में। अ में खुला, फिर क और य में क य, क में खुला रहता है, य में क य, और प्रयास करिए, य में इसकी तुलना में ज़्यादा खुला रहता है। फिर क श, श में ज़्यादा, और सबसे कम खुला रहता है क में। तो उच्चारण के परिवर्तन के आधार पर कामता प्रसाद जी ने इन जो 44 वर्णों को 4 भागों में बांटा है। जिसमें मुंह खुला रहता है उसके लिए इन्होंने नाम दिया है विवृत, और कम खुला रहता है उनका नाम दिया है, कामता प्रसाद जी ने इसके लिए शब्द लिया है ईशत विवर्त। ठीक है, अर्धविवर्त है वो स्वरों के वर्गीकरण में। ईशत का मतलब आधा, विवर्त का मतलब खुला। फिर सबसे कम उसके लिए ये शब्द लेते हैं स्पृष्ट, और कम बंद रहता है अपेक्षाकृत, उसके लिए लेते हैं ईशत स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब बंद, विवर्त का मतलब खुला। तो इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा खुला और इसमें अपेक्षाकृत सबसे कम बंद। फिर आपको पता होगा कि अर्ध स्वर य और व, तो इसका मतलब इनका उच्चारण होता है वो कुछ न कुछ स्वरों की तरह ही होता है, तो विवर्त में ये शामिल हो जाएंगे, फिर ईशत में ये। तो एक वर्गीकरण तो अपन लगे हाथ ये लिख देते हैं कि आपको एक वर्णों के संबंध में समझ विकसित हो कि वर्णों का उच्चारण करने से पूर्व के मुखमंडल की क्या प्रक्रिया रहती है। अब आप नोट कर सकते हैं कि 44 वर्णों को उच्चारण के प्रयत्न की दृष्टि से दो भागों में वो मैं अभी लिखवा रहा हूं, वर्गीकृत किया गया है। एक आभ्यंतर दृष्टि से उच्चारण के दौरान ध्वनि निकलने
से पूर्व की प्रक्रिया, पूर्व की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है उसी को ध्यान में रखते हुए पंडित कामता प्रसाद, ये और किसी भी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन वर्ण को पढ़ते तब ये चीज़ समझ में होनी चाहिए, ने मुख्यतः 4 भागों में इस पूरी लाइन में महत्वपूर्ण चीज़ है वो कामता प्रसाद ठीक है, लेकिन समझ ये है कि उच्चारण के दौरान ध्वनि निकलने से पूर्व की प्रक्रिया ये जरूरी है। ये ध्वनि निकलने से पूर्व की प्रक्रिया का वर्गीकरण है, और इसके बाद अपन लेंगे ध्वनि निकलने के बाद की प्रक्रिया, तो ये महत्वपूर्ण है। अब इनका अपन वर्गीकरण कर देंगे। उच्चारण करेंगे तो मुख इसमें प्राय खुला रहेगा, इसमें मुख प्राय खुला तो रहेगा लेकिन स्वरों के मुकाबले कम। आप क्रम से ही लिखना लगातार।
विवर्त खुला रहेगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, स्पृष्ट, इसमें मुख बंद रहेगा। ईसत विवर्त अंतस्थ प्राय प्राय स्वरों की तरह ही उच्चारित होते हैं, इसलिए ईसत विवर्त में। और श श श ह ये ऊष्मीय व्यंजन भी है, इनके उच्चारण में बहुत दो उच्चारण अवयव बहुत नज़दीक से आ जाते हैं, इसलिए ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए मुख प्राय कम बंद रहता है इनके उच्चारण में। ये वर्गीकरण ध्यान में रखें, कभी कभार वर्तमान में पैटर्न चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि पेपर बनता है तब कामता प्रसाद जी की किताब हाथ में आती है एक परीक्षक की, सीधी बात है, तो हो सकता है यहाँ से आ जाए। अब ये आभ्यंतर की दृष्टिकोण से हुआ। अब अपन लेंगे सभी जो 44 वर्ण हैं इनको बाह्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है संधि के हिसाब से। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से आपके ध्यान में है? श श श ह लिखवाया था पहले, बिल्कुल। स्पर्श व्यंजन क से लगा के मां तक कितने हैं? 25। कितने वर्गों में विभाजित है? 5 वर्गों में। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। हाथ को थोड़ा जल्दी चलाएं। हो गया तो आगे चलें। पहले बात हुई थी वो फर्स्ट आभ्यंतर दृष्टिकोण से, अब होगी बाह्य दृष्टिकोण से। इसमें ध्वनि निकलने के बाद की प्रक्रिया। उच्चारण के उपरांत, उपरांत मतलब बाद, उपरांत में मुख विवर, मुख विवर जिसको आप वागिंद्रिय भी कह सकते हो, में अब उच्चारण होने के बाद में कंपन होगा। क्या होगा? कंपन या नाद। एवं प्राणवायु, प्राणवायु वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों को दो भागों में
बांटा गया है। पहला जो आधार है वह है, नहीं इसमें दो हो गए, एक तो कंपन या नाद, दूसरा है प्राणवायु या श्वास वायु। तो पहले अपन ले कंपन वाला। मुख विवर में कंपन या नाद के आधार पर चवालीस वर्णों को अब थोड़ी समझने की बात है। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो भले ही नोट कर लिया है, ये चीज़ें एक आधार है। जब ध्वनि बाहर निकल जाएगी तब जो ये पूरा सिस्टम है, मुखमंडल है, इसमें कंपन का एहसास होगा। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के बाद में, जैसे बर्तन के ऊपर कोई लगती है वस्तु के ऊपर, तो एक कुछ समय के लिए कंपन रहता है, फिर वो शांत हो जाता। तो वैसा ही कुछ हमारे मुख विवर में होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो वर्ण है वो स्वर है, वो कितने हैं? 11 है। फिर व्यंजन है कितने? 33। बात कितने वर्णों की हो रही है? 44 वर्णों। तो वर्णों में क वर्ग, च, ट, त और प। फिर आ जाता है य, र, ल, व और श, 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 ह। अब आप देखोगे जहां गूंज हो रही है उनको घोष का अर्थ होता है गूंज। गूंज एग्जाम में घोष ना लिख करके सघोष भी पूछा जा सकता है। सघोष मतलब घोष, गूंज के साथ, घोष का मतलब ही गूंज। और अघोष का मतलब गूंज नहीं, यहां गूंज के साथ। तो जिन वर्णों में गूंज होती है, इसका मतलब ये हुआ कि उच्चारण के बाद में जिन वर्णों में गूंज होती है और उच्चारण उपरांत गूंज, जिसको नाद भी कहते हैं या आप कह सकते हो कंपन, नहीं होती है। ये दो वर्ग है। अब आप प्रैक्टिकल करो 44 वर्णों में कि ये जो स्वर है हमारे, इन स्वरों में क्या सभी स्वर एक ही वर्ग में आएंगे? पहली चीज तो ये है, या तो गूंज में आएंगे या अगूंज में आएंगे, मतलब अघोष में आएंगे। तो एक समय के लिए थोड़ा आप रुक जाइए, लिखने के हिसाब से रोक दें, ठीक है? उसके बाद में लिखना। अब अ और क का तुलना करें कि किसमें गूंज हो रही है, उच्चारण के बाद में थोड़ा धड़कन हो रही है। क, अ, च, अ, च, अ, थोड़ा यहां देखो, च, अ, यहां देखो, आप यहां हाथ रख के उच्चारण करो। च, अ, दोनों में हो रही है तो च में बंद कर दीजिए और अ में चालू रखे गूंज, ठीक है? मतलब सभी स्वर क्या है? घोष है। सभी स्वरों में गूंज होती है। तो यहां इसमें आ जाएंगे सभी स्वर। कितनी संख्या है? 11। फिर आप देखो क, ख, ग, घ और ञ। अब
ख और ग से तुलना करो, ख ग, ग में हो रही है। इसका मतलब ये जो वर्गीकरण है ये समानांतर यहाँ सभी वर्गों पे लागू होगा। ख ग ज झ मतलब छ ज, तो प्रत्येक वर्ग का आप उच्चारण करिए, क ख ग घ ञ। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण में गूंज होती नहीं है और तीसरे चौथे पांचवें में गूंज होती है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, टोटल कितने हो गए ये 15। फिर देखो य र ल व, ये तो स्वरों के जैसे ही है इसलिए गूंज इसमें होगी। तो यहां अपन कह देंगे य र ल व, इसमें श श श ह में हो रही है तो इसमें आ जाएगा और ह। उसमें में केवल ह है। अब इनकी संख्या कितनी होगी, एक बार जोड़ करें, 31, बिल्कुल सही है। इनकी संख्या 31 है। अब आप बताओ कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13, ठीक है। कौन से स्वर अघोष है, कौन से स्वर, हाँ, लेकिन आपका उत्तर होना चाहिए कि कोई स्वर अघोष, सभी स्वर घोष है। हाँ, अब बात सही है कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण क्या है, हाँ, अघोष है। ये संख्या हो जाएगी 10। और उसमें में कितने, केवल 3। अब ये वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है, संधि की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जहां गूंज होती है वो है घोष या सघोष, और गूंज नहीं होती है अघोष। नियम में सीधा ही लिखा हुआ किताबों में होता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ में घोष वर्णों के मेल से, अघोष वर्णों के मेल से ऊपर वाले अक्षर घोष, ये नियम के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो घोष वर्णों की संख्या हो गई 31, सभी स्वर घोष है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष है, य र ल व और ह घोष है। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ, अगर वर्णों की गिनती करोगे 31 हो जाएगा। हाँ, वहाँ 31 लिखा, मतलब 30 लिखा, वो गलती है। नीचे अगर जब इन वर्णों को संख्या आप गिनोगे तो 31 हो जाएंगे। आप भले गिनना, वहाँ एक त्रुटि है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ये नवीन हिंदी व्याकरण तो आप बिल्कुल इसको पास में रखो। मैं कहूँ कि व्याकरण के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ गीता से कम नहीं है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो ठीक नहीं है। इसके अंदर कोई भी सवाल, जैसे 100 सवाल आते हैं तो लगभग 60-70 तो आपको मिल ही जाएंगे। अब ये जब आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार ही नया चीज़ मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें सब एकदम यूँ मक्खन मक्खन रखा हुआ है। तो अगला वर्गीकरण है वो थोड़ी सी बात, केवल 2 मिनट का ही है। वो संधि की दृष्टिकोण से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्राण वायु, श्वास वायु के आधार पे वो है। तो आप, ये हो गया, इसको लिखें। और कल, आज वर्णों का वर्गीकरण समाप्त हो गया है, कल हमारा टॉपिक रहेगा संधि। अगर इसके बीच में आपका कोई सवाल है तो आप अवश्य बताएं, तो कल अपन चर्चा कर लेंगे शुरुआत में, फिर बाद में संधि की बात करेंगे।
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।